ओके हेलो जीवीडी मेंबर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक होंगे। और हम टेक्निकल्स को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम चैप्टर नंबर 15 की तरफ आ चुके हैं। तो चैप्टर नंबर 15 को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि देखिए, मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट नहीं हूं, ना ही मैंने कॉमर्स पढ़ी हुई है। मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूं। मैंने ग्रेजुएट किया था कंप्यूटर साइंस में 4 साल, ठीक है ना। तो आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम कंप्यूटर एंड साइंस टेक्नोलॉजी। तो मेरी जो ग्रिप है वो इकोनॉमिक्स पे या कॉमर्स पे इतनी नहीं है। तो कहने का मकसद कि अगर मैं यहाँ पे अच्छी तरह से रिप्रेजेंट ना कर सकूँ इन चीज़ों को, फंडामेंटल्स में जो भी चीज़ें आती हैं, तो उसमें आप थोड़ी सी करेक्शन कर दीजिएगा। तो मैं ये दावा नहीं करता कि मैं बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट हूँ। देखिए, ये जो फंडामेंटल का चैप्टर है टेक्निकल्स के हटके, इसमें एक फॉरेक्स ट्रेडर बहुत ज़्यादा नहीं रख सकता ग्रिप, या बहुत ज़्यादा इल्म हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक इकोनॉमिक का चैप्टर है। ये जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये एक आप अगर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट से पूछेंगे तो वो और ज़्यादा डीपली और बेहतरीन तरीके से आपको बताएगा। हम जहाँ तक बता सकते हैं वहाँ तक बताएंगे। मतलब कि आपको हम ये बता सकते हैं कि इस टर्म का मतलब क्या है और इस टर्म के होने से क्या होता है, बस ये बता सकते हैं। लेकिन डीपली अगर आपको इकोनॉमिकली जानना है तो फिर आपको एक इकोनॉमिस्ट से कंसल्ट करना पड़ेगा। उनसे आप जाके रब्ता कर सकते हैं इनको डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए। लेकिन इसको डीपली अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत भी नहीं है। हम इकोनॉमिक के स्टूडेंट नहीं बनना चाहते, हम एक कामयाब ट्रेडर बनना चाहते हैं। और कामयाब ट्रेडर बनने के लिए हमें इतना ही जानना काफ़ी है जितना मैं आपको यहाँ में बताने जा रहा हूँ। तो हम टेक्निकल पे ज़्यादा इसलिए ग्रिप रखते हैं कि मार्केट टेक्निकली ही जो है बिहेव करती है, लेकिन मार्केट को मूव जो कराते हैं वो पीछे जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये चीज़ें मार्केट को मूव कराती हैं। और जब मार्केट मूव कर रही होती है तो वो टेक्निकल्स को भी फॉलो करती जा रही होती है। तो इसलिए हम टेक्निकल्स को ज़्यादा ग्रिप रखते हैं, क्योंकि वो ईजी होती है अंडरस्टैंड करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मुझसे थोड़ी कोताहियाँ हो जाए, गलतियाँ हो जाए, तो आप खुद उसको करेक्शन कर लीजिएगा। मुमकिन है कि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं मेरे, शायद उन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई हो, तो वो और ज़्यादा बेहतर हैं। मैं यहाँ पे ये नहीं कहता कि मैं बेहतर हूँ, वो और ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं इस जगह पे आके, कि जहाँ पे इकोनॉमिक्स की बात हो रही हो, कॉमर्स की बात हो रही हो। तो ये टोटली इकोनॉमिक पे डिपेंडेंट है, टोटली जो है कॉमर्स वाले स्टूडेंट का ये जो है सिलेबस है। तो मैं इसको थोड़ा सा अंडरलाइन करने की कोशिश करूँगा, डीपली नहीं बता सकता आपको। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 15 को, फंडामेंटल एनालिसिस। देखिए, फॉरेक्स की मार्केट में 3 तरह की एनालिसिस होती हैं। एक होती है टेक्निकल एनालिसिस, जो हम पढ़ चुके हैं। दूसरी होती है सेंटीमेंट, जो पीछे हम तकरीबन बुलिश बेरिश मोमेंटम, ये भी सारा सेंटीमेंट्स पे डिपेंडेंट है। और उसके बाद तीसरा होता है फंडामेंटल एनालिसिस। बेसिक होते हैं 2, टेक्निकल एंड फंडामेंटल। अब टेक्निकल तो हो गया, फंडामेंटल को थोड़ा सा हम ऊपर से देखने की कोशिश करेंगे। अब फंडामेंटल पे हम थोड़ा स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस है क्या, ठीक है ना। स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे कि व्हाट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस। देखें, फंडामेंटल एनालिसिस जब हम कहते हैं, इसका मतलब होता है कि हम किसी भी करेंसी के कंट्री को, मिसाल के तौर पे यूनाइटेड स्टेट्स की बात करते हैं हम, यानी कि यूएस डॉलर की बात करते हैं हम, तो फंडामेंटल एनालिसिस की मीनिंग ये है कि हम उस मुल्क की मईशत को एनालाइज कर रहे हैं। अब मईशत में क्या क्या आ जाता है? मईशत में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इकोनॉमी जो होती है उसको मईशत कहते हैं, ठीक है ना। मुमकिन है हिंदी में मईशत को कुछ और कहते हो, तो इसलिए मैं थोड़ा सा वाज़ेह कर दूं, इकोनॉमी कहते हैं उसको। कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को कैलकुलेट करना, उसको एनालाइज करने को फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। अब उसको कैसे एनालाइज करेंगे, वो एनालिस्ट का काम है। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि उस मुल्क की, उस कंट्री की जीडीपी, उस कंट्री के इंटरेस्ट रेट, उस कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसीज, उस कंट्री की जीडीपी, उस कंट्री की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए हम जब एनालिसिस करते हैं, उनकी डेटा कलेक्ट करते हैं, इसको कहते हैं कि तुम एक फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो। अगर मैं पाकिस्तान की अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कैलकुलेट कर रहा हूं, अगर मैं पाकिस्तान की जीडीपी को देख रहा हूं, अगर मैं पाकिस्तान के अनएम्प्लॉयमेंट रेट को देख रहा हूं, अगर मैं पाकिस्तान के इंपोर्ट एक्सपोर्ट को देख रहा हूं, अगर मैं पाकिस्तान की मईशत को देख रहा हूं, तो इसका मतलब है कि मैं फंडामेंटल एनालिसिस कर रहा हूं। अगर मैं मॉनेटरी पॉलिसीज देख रहा हूं, अगर मैं इन्फ्लेशन देख रहा हूं,
अगर मैं सीपीआई देख रहा हूं, अगर मैं प्रोडक्शन पाकिस्तान की कितनी है देख रहा हूं, अगर मैं प्राइवेट सेक्टर्स इंडस्ट्रीज की कंडीशंस देख रहा हूं, तो इसका मतलब है कि मैं फंडामेंटल एनालिसिस कर रहा हूं पाकिस्तान कंट्री की करेंसी की। बिल्कुल उसी तरह से ज़्यादा हम जो फंडामेंटल ट्रेडर होते हैं वो दो ही कंट्रीज़ की कर रहे होते हैं, क्योंकि उन दोनों कंट्रीज़ का सारे मुल्कों पे असर पड़ रहा होता है। एक यूनाइटेड स्टेट्स में है और दूसरा यूरोपियन कंट्रीज़ है, यानी कि यूरोपियन जो होती हैं सेंट्रल बैंक। तो इन दो ममालिक यानी कि इन दो करेंसीज़ की फंडामेंटल एनालिसिस ज़्यादातर की जाती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ हैं, इनका इफेक्ट सारी करेंसीज़ पे होती है, सारे ममालिक की करेंसीज़ पे होता है। अब थोड़ा सा सिर्फ उन फैक्टर्स पे, उन न्यूज़ पे हम नज़र डालेंगे जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि यूरोपियन है और यूनाइटेड स्टेट्स में आती हैं। उसके बाद आखिर में फाइनल जाके मैं आपको कैलेंडर दिखाऊंगा कि यही न्यूज़ जो मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ फंडामेंटल्स, वो वहाँ पे आपको कैसे नज़र आएंगी और उनका इम्पैक्ट कैसे है। और हम सिर्फ हाई इम्पैक्ट की बात करेंगे, ठीक है ना, लो इम्पैक्ट या मीडियम इम्पैक्ट की बात नहीं करेंगे। जो न्यूज़ आ रही होती हैं वो तीन तरह की होती हैं, एक लो इम्पैक्ट की होती हैं, एक मीडियम इम्पैक्ट की होती हैं, एक हाई इम्पैक्ट की होती हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ हाई इम्पैक्ट वाली न्यूज़ की बात करूँगा आपसे, सिर्फ हाई इम्पैक्ट वाली, क्योंकि लो इम्पैक्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मीडियम इम्पैक्ट से भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, 30, 40, 50 पिप की मूव होती है। लेकिन मैं अभी जो डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके सामने, इस तरह की अगर न्यूज़ आपके कैलेंडर में है तो इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है, 1000 पिप हो सकता है, 5000 पिप हो सकता है, क्योंकि काफ़ी क्रैशेस भी हुए हैं पीछे, 100 पिप, 200 पिप, 300 पिप, यानी कि देयर इज़ नो लिमिट। ये डिपेंड करता है कि कितनी डेटा चेंज आती है, ठीक है। तो फंडामेंटल एनालिसिस का मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल एनालिसिस किसी भी कंट्री की करेंसी है, अगर उसकी इकोनॉमी को देखा जाता है, अगर गुड इकोनॉमी है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स की गुड इकोनॉमी है ना, उनकी मॉनेटरी पॉलिसीज कितनी अच्छी हैं, उनकी एक्सपोर्ट कितनी अच्छी है, पूरी दुनिया में जो पेट्रोल जा रहा है वो डॉलर्स में जा रहा होता है, उसका रेट डॉलर्स में होता है, बैरल्स, ठीक है ना, यूएस ऑयल लिखते हैं ना आप, उसकी करेंसी में ही कैलकुलेट होता है ऑयल। तो पूरी दुनिया में जो ऑयल होता है उसकी जो है तिजारत जो होती है वो डॉलर्स में होती है, इसलिए उनकी मईशत स्ट्रॉन्ग है, उनकी पॉलिसीज़ अच्छी हैं, एम्प्लॉयमेंट अच्छा है, वहाँ पे करप्शन नहीं है, जीडीपी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है उनकी। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं, प्रोडक्शन बहुत अच्छी है उनकी, तो दैट्स वाई द रीज़न इज़ के उनकी इकोनॉमी गुड है, इसी वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर के पेयर पे ट्रेड करते हैं और डॉलर बहुत ज़्यादा दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग होता जाता है। इंडिया में देखें कि 65 या 66 रुपये का एक डॉलर है, यानी कि मईशत इतनी स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान में 120 रुपये का हो गया, यानी कि इकोनॉमी इतनी बेड है पाकिस्तान की, और उसके बरक्स देखा जाए तो 122 मरतबा अच्छी इकोनॉमी है यूनाइटेड स्टेट्स वालों की, 122 मरतबा बुरी इकोनॉमी है हमारी पाकिस्तान वालों की, और 66 मरतबा बुरी इकोनॉमी है इंडिया की, 66 मरतबा अच्छी इकोनॉमी है यूनाइटेड स्टेट्स ही। इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स का $1 भारत का 66 रुपया, यूनाइटेड स्टेट्स का $1 पाकिस्तान का 120 रुपया। तो ये इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है कि कितनी इकोनॉमी अच्छी है, कितनी इकोनॉमी बुरी है। अच्छी इकोनॉमी मुल्क का सिक्का स्ट्रांग होगा, बुरी इकोनॉमी मुल्क का सिक्का गिरेगा। क्लियर हो गया व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस? किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को एनालिस्ट करना, एनालाइज करना, उनके इकोनॉमिकल फैक्टर्स पे नजर डालना, इसको कहते हैं तुम एक फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो, इसको कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। तो काफी लोग जो होते हैं वो फंडामेंटल एनालिसिसर बनते भी हैं, काफ़ी जो होते हैं वो फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करते, तकरीबन टेक्निकल पे एनालिसिस पे नज़र रखते हैं। मुझ जैसे ट्रेडर, मैं तकरीबन टेक्निकल को ही फॉलो करता हूं, लेकिन डेली बेसिस पे कैलेंडर देखता हूं इस पर्पज़ के लिए कि मुझे पता तो चले कि आज कौन सा बड़ा जो है मार्केट में इकोनॉमिकली चेंजेस आने वाली हैं, कुछ अनाउंसमेंट होने वाली हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होने वाली है। तो कम से कम पता होना चाहिए कि आज क्या होने जा रहा है। फिर उनको एनालाइज में नहीं करता, मैं अपने टेक्निकल्स को फॉलो करता हूँ, ठीक है जी। तो फंडामेंटल एनालिसिस को कहते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया, बिल्कुल सिंपल वे में बताया आपको, ठीक है जी। अब आगे मैं आपको वो टर्म्स बताने जा रहा हूँ जो कि आप फॉरेक्स के कैलेंडर पे देखते हैं।
जो कि आप फॉरेक्स फैक्ट्री के कैलेंडर पे देखते हैं, इन्वेस्टिंग के कैलेंडर पे देखते हैं, डेली एफएक्स के कैलेंडर पे देखते हैं, वो फैक्टर्स जो वो वर्ड्स, वो न्यूज़ जो हाई इम्पैक्ट की होती हैं, वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे इतनी एजुकेशन इकोनॉमिक की नहीं है, मैं इकोनॉमिक का स्टूडेंट भी नहीं हूँ। तो जितना मुझे पता है, जितना मैं एक्सपीरियंस में मैंने सीखा है, समझा है, वो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। FOMC बहुत ही मेजर यूनाइटेड स्टेट्स की न्यूज़ होती है। आप देखें ना, कैलेंडर में लिखा होता है FOMC मीटिंग, FOMC इंटरेस्ट डिसीजन, FOMC मेंबर स्पीक, ठीक है ना, ये स्पीक्स होती हैं। ये FOMC है क्या? FOMC शॉर्ट फॉर्म है फेडरल ओपन मार्केट कमेटी। ये एक कमेटी है, आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये कमेटी बैठी हुई है। अब इस कमेटी का काम क्या है? इस कमेटी का काम है यूनाइटेड स्टेट्स कंट्री की मईशत को कंट्रोल करना, उसकी इकोनॉमी को कंट्रोल करना। अगर इकोनॉमी गिरेगी तो ये उसको गिरने नहीं देंगे, स्टेबल रखना। लेकिन हमारे जैसे जो कंट्रीज होते हैं वहाँ पे कोई कॉमेडी नहीं होती, बस चला रहा होता है कोई 1 2 3 बंदे अपनी मर्जी से, उनके ऊपर कोई भी मॉनिटरिंग नहीं होती। लेकिन देखिए, यही वजह है कि इन ममालिक की इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग है, मईशत इतनी स्ट्रॉन्ग है, इनका सिक्का इतना स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इनमें एक पूरी कॉमेडी बैठी हुई थी। और उस कॉमेडी में क्या क्या होता है? सेंट्रल बैंक के मेंबर होते हैं, सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स होते हैं, और सिटिंग गवर्नमेंट के लोग होते हैं, इकोनॉमिस्ट होते हैं। ये सारे बैठ के पूरे मुल्क की इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए न्यू पॉलिसीज बनाते हैं। काश ये हमारे मुल्कों में भी ऐसा हो। इतने अच्छे लोग जो हैं, वेल एजुकेटेड, हाई इकोनॉमिक्स के एनालिस्ट, गवर्नमेंट के अच्छे लोग, सेंट्रल बैंक या पाकिस्तान में स्टेट बैंक के अच्छे लोग आपस में बैठें और अपने मुल्क की मईशत के बारे में सोचें, अपनी ज़ात से निकल के। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। अब ये जो आपके सामने बैठे हैं, ये अपनी ज़ात से निकल के अपने मुल्क की मईशत के लिए बैठे हुए हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं, न्यू पॉलिसीज़ की बात कर रहे हैं। तो FOMC फेडरल ओपन मार्केट कमेटी एक ऐसी कमेटी है यूनाइटेड स्टेट्स की, जिसमें सेंट्रल बैंक के लोग, सिटिंग गवर्नमेंट के लोग और हाईली प्रोफेशनल एनालिस्ट जो होते हैं इकोनॉमिक के, वो बैठे हुए होते हैं। अब उनका काम क्या है? उनका काम यह है कि अपने मुल्क की मईशत को कंट्रोल करना, स्टेबल रखना। अब वो कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे इस्टेब्लिश करेंगे अपनी मईशत को अच्छी तरह से? इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, मॉनिटरी पॉलिसीज होती हैं, GDP के कंट्रोल होता है, अनएम्प्लॉयमेंट का कंट्रोल होता है, प्रोडक्शन का कंट्रोल होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कंट्रोल होता है। जो भी इकोनॉमिक फैक्टर्स हो जाए, उन सारे फैक्टर्स पे नजर रखना, न्यू प्रोजेक्शंस की बात करना, ये इनका काम होता है। यानी बहुत ज़्यादा इनकी मीटिंग से बहुत ज़्यादा मार्केट में वॉलेटिलिटी की एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि यार आज FOMC मीटिंग है, यानी कि FOMC की बेंच बैठेगी, मेंबरान बैठेंगे, और वो पता नहीं कौन सी चेंजेस लाएंगे इकोनॉमिक्स की, जिसकी वजह से मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी। क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि अगर चेंजेस मुल्क की मईशत की फेवर में है, डॉलर ऊपर जाएगा। अगर वो जो बातें करते हैं अपने मुल्क की मईशत की चेंजेस में, कहते हैं कि यार यहाँ पे हम इसको स्टेबल नहीं कर सके और अगली बार हम मीटिंग बिठाएंगे और इंशाल्लाह उसको स्टेबल करने की कोशिश करेंगे, तो मईशत डॉलर वीक होगा, यूरो ऊपर जाएगा। तो इनकी बैठने से, इनकी मीटिंग से यही एक्सपेक्टेशन होती है कि यहाँ तो ये उसको अच्छा होता है तो कहते हैं हॉकिश। अगर मीटिंग में ये वोट देते हैं आपस में मिलकर कि अगर यार हम जो है अपने मुल्क की जो है इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना चाहते हैं, तो कुछ मेंबर कहेंगे हाँ ठीक है, कुछ कहेंगे ठीक नहीं है। अगर ज़्यादा कहते हैं ठीक है तो कहेंगे कि हमें हॉकिश मार्केट हो गई, यानी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, डॉलर ऊपर जा सकता है। अगर वो ज़्यादा जो वोट देने वाले हैं वो कहते हैं कि नहीं, हम नहीं चाहते कि इंटरेस्ट रेट बढ़ना चाहिए, इस बार आगे चलकर बढ़ाएंगे, अभी नहीं बढ़ना चाहिए, अभी हालात अच्छे नहीं है बढ़ाने के लिए, तो कहेंगे डोविश, रेट गिरेगा, डॉलर वीक होगा। तो ये डोविश एंड हॉकिश का वर्ड आप सुना होगा कि FOMC मीटिंग इज गोइंग टू इंक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड मार्केट इज लुकिंग टू बी अ हॉकिश, राइट। तो फेडरल ओपन मार्केट कमेटी ये है।
जो नई पॉलिसीज़ को कंट्रोल करना, मॉनेटरी पॉलिसीज़ को, इंटरेस्ट रेट्स को, जीडीपीज़ को, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स को, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को, प्रोडक्शंस को, पेरोल्स को, इन सारी चीज़ों को ये मीटिंग्स होती हैं, ये FOMC मेंबरान जो होते हैं वो नज़र रख रहे होते हैं। अब जब भी आप अपने कैलेंडर में ये देखें फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की मीटिंग है या स्पीक है, उसकी प्रेसिडेंट की स्पीक है, सेक्रेटरी की स्पीच है, मेंबर की स्पीक है, तो उससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में वॉलेटिलिटी आ सकती है। सिर्फ डॉलर के पेयर पे नहीं, बाकी पेयर्स, डॉलर के पेयर पे बहुत ज़्यादा, बाकी पेयर्स पे भी वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग मुल्क होता है, और जो स्ट्रॉन्ग मुल्क होता है वो बाहरी ममालिक के साथ उसकी पॉलिसीज़ होती हैं, तो उसकी हाई इकोनॉमिक चेंजेस से दूसरे ममालिक पे भी फ़र्क पड़ता है, तो दूसरी करेंसियों में भी आपको वॉलेटिलिटी नज़र आएगी। लेकिन डॉलर का जो अपना पेयर होगा उस पर बहुत ज़्यादा आएगी। तो एक्सक्यूज मी, तो FOMC जो है मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि फेडरल ओपन मार्केट कमेटी क्या है और उसका काम क्या होता है। ओके जी, नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं। ओके जी, ये हो गया क्लियर FOMC। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे कैलेंडर में, फॉरेक्स के जो कैलेंडर होते हैं उसमें कौन सा टर्म आता है। इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म होता है ये, और इसकी वजह से आपको चेंजेस भी बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। अब इंटरेस्ट रेट को भी FOMC जो होती है, FOMC यूनाइटेड स्टेट होती है, तो उसको FOMC कंट्रोल कर रही होती है, अनाउंस कर रही होती है। अगर यूरोप की है तो फिर यूरोपियन सेंट्रल बैंक का प्रेसिडेंट ड्रागी है, उसकी स्पीक में वो कहता है इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो इंटरेस्ट रेट क्या है, देखिए इंटरेस्ट रेट जो होता है वो हमारी जो भी हम चीज़ लेते हैं या देते हैं, उसकी जो प्रिंसिपल होता है उसके ऊपर जो हम हर मंथ या हर छठे मंथ जो कर्जा हम लेते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे होते हैं, वो इंटरेस्ट रेट होता है। मिसाल के तौर पे अगर मैंने गवर्नमेंट की जो बैंक है, मिसाल के तौर पे मैं एक एम्प्लॉय हूँ और बैंक से अगर मैंने लोन लिया है, तो उस लोन के ऊपर जो मैं इंटरेस्ट पे करूँगा वो इंटरेस्ट रेट है, पर मंथ में इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ। अगर मैंने किसी ज़मीन ली है और उस ज़मीन के 10 लाख की ज़मीन है, लेकिन मैंने उसको पैसे किस्तों में देने और उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना है, तो वो इंटरेस्ट रेट होता है। वो चाहे बिल्डिंग हो, गाड़ी हो, कोई असेट्स हो, कोई गुड हो, कैश हो, ज़मीन हो, किसी भी शक्ल में उसके ऊपर अगर मैं कोई इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ तो वो इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट रेट है। वो रेट जो होता है वो इंटरेस्ट रेट होता है, और उस रेट को गवर्नमेंट जो है वो फिक्स करती है। मिसाल के तौर पे हमने IMF से लोन लिया है, तो अब का उसका इंटरेस्ट रेट होता है, वो इंटरेस्ट रेट जो होता है वो फिक्स होता है। उस इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना या घटाना वो इन गवर्नमेंट के लोगों का काम होता है, जो मैंने पीछे आपको बताया FOMC वालों का। अब FOMC की मीटिंग होगी, वो डिसाइड करेंगे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चाहिए या घटाना चाहिए। वो मुल्क की मईशत को देखते हुए अंदाज़ा लगाएंगे, यार लोग गरीब होते जा रहे हैं, अब इंटरेस्ट रेट कम होना चाहिए, अब लोग अमीर हो गए हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चाहिए, ताकि हमारी गवर्नमेंट भी अमीर होनी चाहिए, सिर्फ लोगों को अमीर नहीं होना चाहिए। तो वो इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट के खजानों में जाता है। तो इंटरेस्ट रेट जो होता है वो अगर बढ़ता है, याद रखिएगा, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो उस करेंसी के ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट घटता है तो उस करेंसी के नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर वो कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट अनचेंज्ड है, काफ़ी ज़्यादातर ऐसा होता है, वो चेंज नहीं करते, बहुत 2-3 साल लग जाते हैं उसको इंटरेस्ट रेट बढ़ाने को या घटाने को। ये हर महीने या हर छठे महीने वाला काम नहीं है, वो टाइम लगता है। तो आपने खुद देखा होगा कि इंटरेस्ट रेट तकरीबन सेम होता है, अनचेंज्ड होता है, उसको कभी कभार बढ़ाते हैं या घटाते हैं। तो इंटरेस्ट रेट मैंने आपको क्लियर किया कि इंटरेस्ट रेट को कहते हैं, चाहे वो अपने उधार पैसे लिए हैं गवर्नमेंट से या कैश है, कंज्यूमर गुड्स हैं, कोई भी एसेट है, गाड़ी है, बिल्डिंग है, ज़मीन है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट हम गवर्नमेंट को पे करते हैं वो इंटरेस्ट रेट होता है। वो अगर घटता है तो हम कहते हैं कि ये करेंसी जो है वीक होगी, अगर बढ़ता है करेंसी ऊपर जाएगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, गवर्नमेंट के खजानों में पैसे जा रहे हैं। दैट्स द रीज़न इंटरेस्ट रेट। अब इंटरेस्ट रेट को ये चेंज कौन करता है, वो मीटिंग्स होती हैं FOMC। यूनाइटेड स्टेट्स के इंटरेस्ट रेट को FOMC यूरोपियन सेंट्रल बैंक करती है, यूरोप के इंटरेस्ट रेट को। तो ये जो टर्म है, चाहे वो कैनेडियन का इंटरेस्ट रेट हो, ऑस्ट्रेलिया का रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया का हो, या रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड का हो, तो इसका इनका इंटरेस्ट रेट वो डिसाइड करते हैं। किसी भी मुल्क की जो
हमारा इंटरेस्ट रेट जो होगा वो पाकिस्तान का स्टेट बैंक जो है वो डिसाइड करती है। तो किसी भी मुल्क की सेंट्रल बैंक जो होती है वो इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करती है कि कितना होना चाहिए, उनको चेंज करना उन्हीं का जो है उन्हीं के हाथ में कंट्रोल होता है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट के FOMC जो है कमेटी, उसके हाथ में होता है इंटरेस्ट रेट को चेंज करना या अनचेंज करना। और यूरोपियन कंट्रीज का इंटरेस्ट रेट वो यूरोपियन सेंट्रल बैंक के हाथ में होता है। ठीक है जी। तो इंटरेस्ट रेट ये है, और इंटरेस्ट रेट की न्यूज़ आए तो आप देखिएगा, अगर अनचेंज है तो मार्केट में ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होती, थोड़ी सी होती है, लेकिन अगर चेंज है तो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है। ठीक है ना, चेंज है तो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है। ठीक हो गया जी। इंटरेस्ट रेट इसको कहते हैं जो मैंने आपको अभी डिफाइन किया है। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म पे, देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सा टर्म है जिसको हम देख रहे होते हैं फॉरेक्स के कैलेंडर में। ओके जी, ठीक हो गया, इंटरेस्ट रेट क्लियर हो गया आपके सामने। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा ताकि आपको पता चले। ईच मंथ द वेरियस सेंट्रल बैंक्स ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक मीट टू डिसाइड अवर द इंटरेस्ट रेट्स दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर। जाहिर है वो रेस्पॉन्सिबल है इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करने के लिए, वो मीटिंग करते हैं। द डिसीजन दे हैव टू मेक इज वेदर टू लीव रेट अनचेंज। वो डिसीजन लेते हैं या तो अनचेंज रखें, उसको चेंज ना करें, रेज रेट्स और लोअर रेट्स, या बढ़ाएं या घटाएं। एंड द आउटकम ऑफ दिस डिसीजन, इस डिसीजन का जो आउटकम निकलता है वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू द करेंसी, करेंसी पे इंपॉर्टेंट होता है इफेक्ट उसका ऑफ द इकोनॉमी एंड एज सच टू ट्रेडर्स, हम जैसे ट्रेडर्स के लिए। एन इंक्रीज इन अ रेट इज जनरली सीन एज अ बुलिश फॉर द करेंसी। अगर रेट ऊपर जाता है, इंटरेस्ट रेट अगर FOMC ऊपर करती है, डॉलर ऊपर जाएगा, स्ट्रॉन्ग होगा, बुलिश लिखा हुआ है, वैल्यू इंक्रीज होगी। अगर अगर एंड 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 डिक्रीज इन द रेट, अगर रेट घटाते हैं इंटरेस्ट रेट, इज जनरली बियरिश फॉर द करेंसी। वाइलिस्ट एन अनचेंज डिसीजन कैन बी आइदर बुलिश और बेरिश। अनचेंज है तो बुलिश भी होगा, बेरिश होगा, कुछ भी हो सकता है, आगे पीछे मार्केट होगी, डिपेंडिंग ऑन द परसेप्शन ऑफ द इकोनॉमी एट द टाइम, राइट। तो ये आपका इंटरेस्ट रेट हो गया। ओके जी। मॉनेटरी पॉलिसीज जो कि मैं आपको बता चुका हूं कि वो मॉनेटरी पॉलिसीज बनाते हैं, उन पॉलिसीज में ही तो उनको डिटरमाइन करना होता है कि इंटरेस्ट रेट जो है, मनी सप्लाई जो है, कुछ भी है, उनको इंक्रीज और डिक्रीज करना है। वो कमेटी बैठती है, करेंसी बोर्ड की या रेगुलेटरी कमेटी जो भी होती है, ठीक है ना। वो मॉनेटरी पॉलिसीज उनको कहते हैं। मॉनेटरी पॉलिसीज इन्होंने बनाई है जिसमें इन्होंने ये कहा है कि हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, मनी ऑफ सप्लाई क्या है, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो एक एक्शन लिया जाता है किसी भी मुल्क के इंटरेस्ट रेट को घटाने या बढ़ाने के लिए, या गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो होते हैं उनको सेल करने के लिए या बाय करने के लिए एक पॉलिसीज होती हैं, उनको बनाते हैं। तो ये सारे टर्म्स जो हैं मॉनेटरी पॉलिसीज के अंदर आ जाते हैं कि हमने मॉनेटरी पॉलिसीज बनानी होती हैं, जिनमें कुछ ऐसी पॉलिसीज होती हैं जिनमें हम गवर्नमेंट के बॉन्ड्स बाय करें या सेल करें, या जो अमाउंट हम बैंक्स में रखते हैं पैसों का वॉल्ट्स में, वो घटाएं या बढ़ाएं। तो इस तरह की पॉलिसीज बनाते हैं वो मॉनेटरी पॉलिसीज। कोई भी कमेटी बैठ के, जैसे FOMC है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, ये मॉनेटरी पॉलिसीज बनाते हैं। उन पॉलिसीज के तहत, उन पॉलिसीज के ही अंडर फिर वो इकोनॉमी को जो है वो चेंजेस लाते हैं कि भाई हमने एक मॉनेटरी पॉलिसी बनाई है जिसमें हम ये चेंज लाना चाहते हैं, यहाँ हमने ये मॉनेटरी पॉलिसी बनाई है जिसमें हम गवर्नमेंट के बॉन्ड बाय या सेल करेंगे जिससे इकोनॉमी पे ये चेंजेस आएंगी, ठीक है ना। यहाँ हमने मॉनेटरी पॉलिसी बनाई है जिसमें हम इन बैंकों में जो अमाउंट रखा हुआ है वो चेंज करके इतना अमाउंट करेंगे, इससे इकोनॉमी में ये चेंजेस आएंगी। तो ये मॉनेटरी पॉलिसीज़ होती हैं जिनको अंडर वो काम कर रहे होते हैं कि इस तरह की चेंजेस ला रहे होते हैं, डिसीजन लेते हैं, फिर एक्शन लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी टू प्रोमोट अ हेल्दी इकोनॉमिक, राइट। तो ये मॉनेटरी पॉलिसीज़ बना रहे होते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसीज़ बनेंगी तभी तो उनमें चेंजेस होंगी, रेट चेंज होंगे, इंटरेस्ट रेट चेंज होंगे, बैंक सेलिंग, गवर्नमेंट बॉन्ड होंगे, जो भी होंगे, एम्प्लॉयमेंट रेट होंगे, जो भी होंगे। तो वो मॉनेटरी पॉलिसीज बना के उनको इंप्लीमेंट करते हैं, एक्शन लेते हैं। अब मॉनेटरी पॉलिसी बनाई, इंटरेस्ट रेट हाइक करना, अब एक्शन लिया, कौन सा एक्शन लिया, इंटरेस्ट रेट हाइक किया। तो मॉनेटरी पॉलिसी एक डिसीजन है जो बाद में उनको लेना होता है, ठीक है। तो ये भी आपके कैलेंडर पे लिखा होता है, FOMC मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग। अब वो मीटिंग कर रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी की,
तो ये टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका इफेक्ट भी हाई होगा जब भी कोई मॉनेटरी पॉलिसी आएगी। आपके कैलेंडर पे अगर कोई मॉनेटरी पॉलिसी लिखा हुआ नजर आए तो उस पर आपने ध्यान देना है कि इसका इफेक्ट होगा, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसीज में ही आपके इंटरेस्ट रेट्स के चेंजिंग, सेलिंग बॉन्ड्स और जो भी बैंक में पैसे वैसे, एम्प्लॉयमेंट रेट, जीडीपी वगैरह, ये वो ये जो भी उसमें पॉलिसीज बनाते हैं उसमें चेंजेस लाते हैं इकोनॉमिक्स की, यानी कि कोई हेल्दी इकोनॉमिक बना रहे हैं ना, तभी मॉनेटरी पॉलिसीज बना रहे हैं। ओके जी, मॉनेटरी पॉलिसी इसको कहते हैं। ये आपके कैलेंडर पे अगर आता है तो इसका टर्म का मतलब ये होता है, इस पे थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने, इसका इफेक्ट होगा, ये हाई इंपैक्ट की न्यूज होगी जो भी मॉनेटरी पॉलिसीज की होगी। ओके जी, अब हम आते हैं जीडीपी पे। हर मुल्क की अपनी जीडीपी होती है ना, काफी लोगों को इस टर्म का तो पता होगा जीडीपी का। अब इस जीडीपी को किसी इकोनॉमिक्स से पूछेंगे, इकोनॉमिस्ट से पूछेंगे तो वो और ज्यादा इसको डीपली डिफाइन करेगा, लेकिन मुझे जितना पता है मैं आपको बताता हूँ। जीडीपी जो है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये का जो शॉर्ट फॉर्म है, ये एक मॉनेटरी है जो कि किसी भी मुल्क के अंदर अपने मुल्क में उसने जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस की हैं किसी स्पेसिफिक टाइम में, यानी कि अगर हमने पर मंथ अपने मुल्क में इतना जो है गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किया है एक महीने में, तो इसका मतलब है कि इतने पैसों का गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किया है, तो हमारी जीडीपी ये होनी चाहिए। जो जीडीपी होती है वो कोई मुल्क अपना एनुअल बेसिस पे कैलकुलेट करता है, कोई क्वार्टरली बेसिस पे कैलकुलेट करता है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट होता है। वो यूनाइटेड स्टेट्स की जो गवर्नमेंट है वो एनुअल बेसिस पे जीडीपी की एस्टीमेट जो है वो अनाउंस करती है या क्वार्टर बेसिस पे करती है। जीडीपी जो होती है वो किसी भी मुल्क की जो ओवरऑल प्राइवेट पब्लिक कंजप्शन हो या गवर्नमेंट के हो आउटलेज हो, इन्वेस्टमेंट्स हो, प्राइवेट इन्वेंट्रीज हो, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट्स हो, जो भी है, फॉरेन बैलेंस ट्रेड है, फॉरेन में कितना ट्रेड हुआ है बैलेंस का हमारा, इन सारे टर्म्स को मिला के आप ये कह सकते हैं कि जीडीपी जो है वो किसी भी मुल्क के इकोनॉमी की पूरी मेयरमेंट है, पूरी एक्टिविटी की मेयरमेंट है, या गॉड फादर है किसी भी मुल्क के इकोनॉमिक के इंडिकेटर, एज अ गॉड फादर ऑफ द इंडिकेटर। ठीक है ना, जीडीपी जो है वो गॉड फादर कहा जाता है उसको, किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक को रिप्रेजेंट करने के लिए जीडीपी जो होती है वो गॉड होती है, क्योंकि उसमें सारी चीजें आ जाती हैं। पाकिस्तान की जीडीपी मिलियंस में है आई थिंक, और इंडिया के जीडीपी बिलियंस में है। ठीक है ना, वो क्वार्टरली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे उसको कैलकुलेट करके बता रहे होते हैं। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक टर्म है जो कि यूज होता है किसी भी मुल्क की मईशत को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अगर आपकी जीडीपी अच्छी है आपके मुल्क की मईशत अच्छी है, अगर आपकी जीडीपी बुरी है आपके मुल्क की मईशत बुरी है। मुझे पता है कि मैंने हाल ही में पढ़ा था शायद, जीडीपी जो है पाकिस्तान की मिलियंस में है लेकिन इंडिया की बिलियंस में है, और यूनाइटेड स्टेट्स की ट्रिलियंस में है। दैट्स वाई कि उनकी करेंसी इतनी स्ट्रांग है, उनकी मईशत इतनी स्ट्रांग है। तो पाकिस्तान की जीडीपी थोड़ी वीक है, भारत की जीडीपी उससे अच्छी है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट की तो और ज़्यादा अच्छी है, वो तो ट्रिलियंस में है, क्योंकि उन ममालिक की जो अपनी जो गुड्स एंड सर्विस की प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छी है। इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों की है। यहाँ पे हमारे मुल्क में कहाँ है इन्वेस्टमेंट? को बाहर की इन्वेस्ट आती है? नहीं आती, लेकिन उनके ममालिक में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स आती हैं बाहर से वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो या गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट्स हो, क्योंकि वहाँ पे टैक्सेस कम होते हैं, करप्शन नहीं होती, दहशतगर्दी नहीं है, ये सारी चीज़ों हालात, उस मुल्क के हालात अच्छे हैं तो बाहर की इन्वेस्टमेंट्स भी आती हैं। हम देखिए हमारे मुल्क के हालात अच्छे नहीं होंगे तो बाहर के लोग इन्वेस्टमेंट्स कैसे करेंगे? तो दैट्स वाई हमारी जीडीपी जो है वो नीचे है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत कम है। तो ये सारे चीज़ें मिलकर हमारी जीडीपी को रिप्रेजेंट करती हैं। जीडीपी वीक है, हम भी वीक हैं। जीडीपी स्ट्रॉन्ग है, हमारी करेंसी स्ट्रॉन्ग है। तो ये जीडीपी भी लिखा हुआ होता है आपके करेंसी के कैलेंडर पे, ये जीडीपी अनाउंस होती है, क्वार्टरली बेसिस पे हो या
ईयरली बेसिस पे हो या मंथली बेसिस पे हो, लेकिन अनाउंसमेंट होती है। तो जीडीपी जब अनाउंस होती है तो उसका इफेक्ट होता है। लेकिन जीडीपी के अगर चेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, मिसाल के तौर पे हमारी जीडीपी जो है 20 मिलियन है, अगर वो 30 मिलियन हो जाती है, पाकिस्तान की करेंसी थोड़ी सी स्टेबल होने की कोशिश करेगी। अगर 20 मिलियन से उल्टा पीछे हो जाती है, 15 मिलियन हो जाती है, हमारी करेंसी और ज़्यादा बुरी हो जाएगी। अभी $120 है, 130 हो जाएगा। तो जीडीपी का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि जीडीपी इज द गॉड फादर ऑफ द इंडिकेटर वर्ड, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक हो गया जी, जीडीपी क्लियर हो गई। जीडीपी मैंने आपको बताया कि ये इन चीज़ों पे डिपेंडेंट होती है जीडीपी। अब पाकिस्तान की जीडीपी कितनी है मिलियंस में, आप फाइंड करें, कोई मेरे ख्याल से 1.5 या 1.2 मिलियन है, इतना ही हुई शायद। ठीक है जी। और इंडिया की 2.2 है, आई थिंक 2.2 मिलियन है या बिलियन में है 2.2। ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सा टर्म है जो हमें नज़र रखनी चाहिए उस पर, एज अ फॉरेक्स ट्रेडर, एज अ फिनेंशियल मार्केट में ट्रेड करने के लिए। ओके जी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट का क्या है। किसी भी मुल्क में अगर लोगों को रोज़गार नहीं मिलता, वो बेचारे बेरोज़गार हैं, धक्के खा रहे हैं, तो उस मुल्क की मईशत का क्या होगा? क्योंकि अगर रोज़गार होगा तो लोग कमाएंगे तो खुशहाली आएगी तो लोग परचेजिंग करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। इन्वेस्टमेंट्स और परचेजिंग से क्या होगा? मुल्क की मईशत को फ़ायदा होगा। तो इकोनॉमिक कंडीशन चेंज होती हैं और अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता है, घटता है। तो देखिए ना, व्हेन द इकोनॉमी इज इन पुअर शेप एंड जॉब्स और स्कार्स, द अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी एक्सपेक्टेड टू राइज। इकोनॉमी बुरी है, नौकरियां लोगों को नहीं मिल रही, तो जाहिर सी बात है कि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा ना। जब आपका मुल्क कर्जी है, जब आपका मुल्क गरीब है, आपकी गवर्नमेंट ऑलरेडी IMF से इतना लोन ले चुकी है, उसको लोन पे करना है, तो आपको नौकरियां कहां से देगा? अगर आपको नौकरियां देगा, अगर आपको जॉब्स देगा, तो IMF को लोन कहां से पे करेगा? फिर तो सारे लोगों को जाहिर सी है उनको सैलरीज देने पड़ेगी गवर्नमेंट के खजानों से। अगर आपको सैलरीज देगी तो लोन कहां से पे करेगी? पीछे मईशत बुरी हो रही है। तो मईशत अच्छी होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटेगा। पाकिस्तान में इसलिए तो अनएम्प्लॉयमेंट इतना है, बेरोजगार बढ़ते जा रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स दे नहीं रही। कैसे दे जॉब? गवर्नमेंट कर्जी है बेचारी, कहां से देगी आपको जॉब्स? अगर आपको जॉब देगी तो फिर आपको सैलरी दे, अगर आपको सैलरी दे तो फिर बेचारी जो है वो न्यू प्रोजेक्ट्स नहीं लगा सकती, जीडीपी ग्रो नहीं कर सकती, IMF को लोन पे नहीं कर सकती, प्रोडक्शन घट सकती है। यही चीज है ना। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट को भी आप थोड़ा सा सीरियस लिया करें जब भी आए, क्योंकि ये अनएम्प्लॉयमेंट किसी भी मुल्क की मईशत को रिप्रेजेंट करता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे नजर रखिएगा। ओके जी, नॉन फार्म्स पेरोल, यूनाइटेड स्टेट्स की न्यूज़ है, ये फंडामेंटल न्यूज़ है जो कि आप हर महीने के पहले फ्राइडे पे देख रहे होते हैं, सही है ना? हर मंथ के पहले फ्राइडे पे आती है ये न्यूज़। और ये नॉन फार्म पेरोल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं इसको। तो ये नॉन फार्म पेरोल जो है कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चर कंपनीज हैं US में, उनकी जो है गुड्स को कंपाइल किया जाता है। उसमें ना फार्म वर्कर्स नहीं होते, प्राइवेट हाउस होल्ड एम्प्लॉयज नहीं होते, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो नहीं होती। तो ये नॉन फार्म पेरोल है,
ये एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो हर महीने की पहली फ्राइडे पे रिलीज करता है। कौन करता है? यूनाइटेड स्टेट्स का जो लेबर डिपार्टमेंट है वो इस रिपोर्ट को पब्लिक करता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ द लेबर मार्केट में जो है वो पब्लिक करता है। तो ये भी एम्प्लॉयमेंट रेट को रिप्रेजेंट करता है। नॉन फार्म पेरोल जो है वो भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट को रिप्रेजेंट करता है। एक तरह का ये भी समझे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट का पता चलता है ऐसे। रेट एंड जॉब्स आर रिलेटिवली प्लेंटफुल, इट कैन बी एक्सेप्टेड फॉल। तो ये नॉन फार्म पेरोल हर मंथ जो पहले फ्राइडे पे आती है, इस पे भी आपको नजर रखनी है। ये भी रिप्रेजेंट करता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट को प्राइवेट सेक्शंस में, और इसमें एम्प्लॉयमेंट क्या चल रहा है। तो ये भी एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है, ठीक है ना। याद रखिएगा, हर मंथ के पहले फ्राइडे पे ये न्यूज़ आती है। यूनाइटेड स्टेट्स की है और डॉलर पे बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट होता है, और उसके अलावा गोल्ड पे भी इसका बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट होता है। नॉन फार्म पेरोल्स पे नज़र रखिएगा। उसके बाद फाइनली ईसीबी मारियो ड्रागी की स्पीक होती है। अक्सर आपने सुना होगा, ये आपके सामने तस्वीर है। ये मारियो ड्रागी जो है वो यूरोपियन सेंट्रल बैंक, जो भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उनकी एक सेंट्रल बैंक है, उसका प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो होती है वो मॉनेटरी पॉलिसीज बनाती है। हम पीछे पढ़ चुके हैं मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। और वो मॉनेटरी पॉलिसीज बना के जो भी कमेटी बैठती है वो उसका हेड जो होता है वो मारियो ड्रागी होता है, जो कि प्रेसिडेंट है यूरोपियन सेंट्रल बैंक का। तो यूरोपियन यूनियन के मेंबर जो भी कंट्रीज हैं, जो भी यूरो करेंसी को एडॉप्ट करते हैं, तो उसको यूरो एरिया रीजन कहते हैं, या उसमें 19 मेंबर है मेरे ख्याल से। तो जो मेन गोल है ईसीबी का, उसका जो मेन गोल है वो ये है कि वो प्राइस की स्टेबिलिटी को कंट्रोल करता है, यूरो की प्राइस की स्टेबिलिटी को कंट्रोल करता है। तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक का प्रेसिडेंट है मारियो ड्रागी। उसकी स्पीक हो, उसकी मॉनेटरी पॉलिसी हो, उसका अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो, कुछ भी हो, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट डालेगा कौन सी करेंसी पे? यूरो की करेंसी पे, ठीक है ना। यूरो की करेंसी पे उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है, चाहे वो ईसीबी हो, मॉनेटरी पॉलिसी हो ईसीबी की, या ईसीबी मारियो ड्रागी जो प्रेसिडेंट है उसकी स्पीक हो, क्योंकि उसकी वो स्पीक में चेंजेस बता रहा होता है, न्यू प्रोजेक्ट्स की, एम्प्लॉयमेंट रेट्स की, इंटरेस्ट रेट्स की, कुछ भी जो भी है उसका वो सारा बता रहा होता है कि हमने ये चेंजेस की हैं, ये किया है। तो उसकी स्पीक से बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट मार्केट पे पड़ सकता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, आपको पता है क्या होगा। इंटरेस्ट रेट घटाएगा, आपको पता है क्या होगा। जीडीपी ऊपर जाती है, आपको पता है क्या होगा। जीडीपी नीचे आती है, आपको पता है क्या होगा। तो ये सारा कंट्रोल इसमें इस प्रेसिडेंट के हाथ में होता है, और उसके साथ जो मेंबरान है उसके हाथ में होता है। तो ये ईसीबी यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, और मारियो ड्रागी जो है वो उसका प्रेसिडेंट है। तो इसके हाथ में है कि यूरोपियन जो भी कंट्री है उसकी इकोनॉमी को कंट्रोल कैसे करना है। तो अगर आपके कैलेंडर पे ईसीबी की कोई न्यूज़ है तो आप थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा। मारियो ड्रागी की स्पीच है तो एक्टिव रहिएगा। ओके जी, ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ, लेकिन इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ और कौन से मेजर इम्पैक्ट हो सकते हैं जो कि कैलेंडर में भी कभी कभी नजर आते हैं हमें। किसी भी मुल्क के प्रेसिडेंट की स्पीक, खास तौर पे अगर यूनाइटेड स्टेट का प्रेसिडेंट स्पीक करता है, डोनाल्ड ट्रंप, या यूरोपियन का प्रेसिडेंट है, तो उसकी स्पीक से भी काफ़ी इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि वो अपनी स्पीक में अपने मुल्क की पॉलिसीज़ को अनाउंस करेगा। तो उससे काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा करेंसी पे, तो इसका भी इफेक्ट होता है। लेकिन उसके अलावा अनफॉर्चुनेटली डिजास्टर्स होते हैं ममालिक में। सुनामी आ गई, अर्थक्वेक आ गया, आग लग गई, इस तरह की जो भी नेचुरल डिजास्टर होते हैं उनसे भी प्राइस में, मार्केट में क्रैशेस आ रहे होते हैं, क्रैश हो जाती है मार्केट। तो ये क्रैशेस इस वजह से आ रहे होते हैं।
इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। लेकिन उसका इस कैलेंडर में पता नहीं चलता क्योंकि वो नेचुरल डिजास्टर हैं, तो वो तो न्यूज़ में ही हमको पता चलता है कि यहाँ पे सुनामी आई है, अर्थक्वेक आया है चाइना में, जापान में, तो जापान की करेंसी पे, जापान की भी मॉनेटरी पॉलिसीज आ रही होती हैं, बैंक ऑफ जापान की, उसका भी आपको ख्याल रखना होता है। तो मैंने आपको मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट, एम्प्लॉयमेंट रेट, जीडीपी इसलिए बताइए कि चाहे किसी भी मुल्क की हो, उस मुल्क की करेंसी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है, चाहे वो जापान की हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की हो, चाहे वो स्विस फ्रैंक की हो, ठीक है ना। तो ये आपकी करेंसी पे बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करने वाले फैक्टर मैं आपको बता रहा हूँ। ओके जी, तो ये फंडामेंटल का चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, और एग्जाम्पल का वीडियो मैं बनाऊंगा, उसमें आपको दिखाऊंगा कि किस तरह की कौन कौन सी न्यूज़ आपके आपके कैलेंडर में नज़र आएंगी, और उसको कैसे हम रीड करने की कोशिश करेंगे, और कैसे हम समझेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग हुआ है या वीक हुआ है। वो इसी चैप्टर नंबर 15 का जो है प्रैक्टिकल है, उस प्रैक्टिकल में मैं आपको डिफाइन करता हूँ। अगर मैंने डीपली डिफाइन में नहीं कर सका तो मैं माजरत चाहता हूँ, क्योंकि मैं इकोनॉमिक का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैंने इकोनॉमिक्स को इतना नहीं पढ़ा लेकिन मैं जितना इनके मुतालिक जानता था मैंने आपको डिफाइन किया और आपको अवेयर किया कि किस तरह से ये न्यूज़ जो हैं वो, ये टर्म्स जो हैं वो किस तरह से चेंजेस लाते हैं आपके फॉरेक्स के अंदर जो पेयर्स हैं उन करेंसीज पे। ओके जी, तो मिलते हैं चैप्टर नंबर 15 के एग्जाम्पल में, प्रैक्टिकल में, जिसमें हम इकोनॉमिक कैलेंडर खोल के देखेंगे किस तरह से न्यूज़ आती है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।